ये डुअल नेचर और एटॉमिक फिजिक्स का जो है असाइनमेंट है उसको सॉल्व करते हैं। कैथोड रेज आर, कैथोड रेज क्या होती हैं? तो जो इलेक्ट्रॉन की बीम्स होती हैं उनको हम कैथोड रेज कहते हैं। ठीक है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स नहीं होती, ये इलेक्ट्रॉन की बीम होती हैं। तो इट इज़ द स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सो योर आंसर विल बी स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ए स्ट्रॉन्ग आर्गूमेंट फॉर पार्टिकल नेचर ऑफ कैथोड रेज इज, ठीक है, कि कैथोड रेज मतलब इलेक्ट्रॉन की बीम है और उनका उनका पार्टिकल नेचर होगा, क्या होगा, वो सारी चीज़ों का क्या स्ट्रॉन्ग आर्गूमेंट पूछ रहे हैं। स्ट्रॉन्ग आर्गूमेंट फॉर पार्टिकल नेचर ऑफ कैथोड रेज इज दैट दे प्रोड्यूस फ्लोरेसेंस, दे ट्रेवल थ्रू वैक्यूम, दे गेट डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, कास्ट शेडो। ठीक है, तो पार्टिकल नेचर के लिए जो बेस्ट ऑप्शन होगा वो बनेगा सी पार्ट, क्योंकि अगर वेव होगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होगी, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से डिफ्लेक्ट होती नहीं है। फोटॉन्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से डिफ्लेक्ट होते ही नहीं है। तो इसका आंसर बनेगा सी पार्ट, दे गेट डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो इसका मतलब वो चार्ज पार्टिकल्स की बीम होगी। कैथोड रेज हैव वेलोसिटी, और उनकी जो वेलोसिटी होगी वो स्पीड ऑफ लाइट की वेलोसिटी के से कम ही होगी, ज़्यादा नहीं हो सकती। इज लेस देन द वेलोसिटी ऑफ लाइट। ठीक, कोई भी पार्टिकल्स हैं जिनका रेस्ट मास जीरो नहीं है, उनकी वेलोसिटी, जिनका रेस्ट मास जीरो नहीं है, ठीक है, रेस्ट मास जिनका जीरो नहीं है, उनकी वेलोसिटी हमेशा स्पीड ऑफ लाइट से कम होती है। सो आंसर इज सी पार्ट। एन इलेक्ट्रॉन एट रेस्ट इज एसलेटेड थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 200 वोल्ट। 200 वोल्ट से हम उसको एसलेट करा रहे हैं और स्पेसिफिक चार्ज दिया आपको इलेक्ट्रॉन का, देखते हैं कितना दिया। स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 1.76 इंटू 10⁻11 कूलाम पर केजी। ठीक है, तो ये Q/m दिया हुआ है आपको, और कितने वोल्टेज से एसलेट कर रहे हैं, डेल्टा वी, वो भी आपको दिया है 200 वोल्ट। और क्या पूछ रहे हैं? द वेलोसिटी पूछ रहे हैं, वेलोसिटी कितनी होगी। तो अगर हम Q चार्ज को डेल्टा वी से एसलेट करते हैं तो उसके पास जो काइनेटिक एनर्जी आ जाती है वो Q डेल्टा वी होती है। तो Q डेल्टा वी होगी उसकी काइनेटिक एनर्जी, एंड दैट इज हाफ एम वी स्क्वायर, ये वेलोसिटी का स्क्वायर। तो अगर यहाँ से वेलोसिटी निकालने की कोशिश करेंगे तो ये आपके आ जाएगी √2Q डेल्टा वी बाई एम। अब हमें क्या करना है? अब हमें सारी वैल्यूज पुट कर देनी है इसमें। आपको Q/m दिया हुआ है और आपको पोटेंशियल डिफरेंस भी दिया हुआ है, सारी वैल्यू डालनी है, अंडर रूट लेना है, थोड़ी सी मेहनत लगेगी और आपको एक आंसर मिल जाएगा। द स्पेसिफिक चार्ज ऑफ कैथोड रेज, स्पेसिफिक चार्ज यानी Q/m के बारे में बात कर रहे हैं। तो Q/m एक यूनिवर्सल प्रॉपर्टी होगी, क्योंकि कैथोड रेज का मतलब हुआ कि इलेक्ट्रॉन्स की बीम है और इलेक्ट्रॉन का चार्ज, इलेक्ट्रॉन का मास, ये सारी यूनिवर्सल प्रॉपर्टीज़ हैं। तो वो किसी चीज़ पर डिपेंड नहीं करेगा, वो अपने आप में एक यूनिवर्सल कांस्टेंट होगा। सो इट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ गैस, गलत है। डिपेंड्स ऑन मटेरियल ऑफ डिस्चार्ज ट्यूब, गलत है। पोटेंशियल डिफरेंस, ये भी गलत है। तो आंसर क्या बनेगा इसका? डी पार्ट। द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन टू दैट ऑफ हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन आयन यानी H+ आयन, H+ आयन हो गया प्रोटॉन, प्रोटॉन का Q/m और इलेक्ट्रॉन का Q/m। तो ये मास ऑफ प्रोटॉन कर देता हूँ। चार्ज तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का मैग्नीट्यूड में सेम होता है, मास लेकिन अलग अलग होता है। और इलेक्ट्रॉन के लिए अगर हम लिखेंगे इलेक्ट्रॉन के लिए, तो इलेक्ट्रॉन के लिए Q/m, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। तो इनका अगर हम रेशियो निकालेंगे, स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी Q/me अपॉन स्पेसिफिक चार्ज ऑफ प्रोटॉन Q/mp, तो Q से Q कैंसिल आउट हो जाएगा और ये बनेगा mp/me। और ये आप याद रख सकते हो कि प्रोटॉन का जो मास होता है वो इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में 1836 टाइम्स ज़्यादा होता है। प्रोटॉन का जो मास होता है वो इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में 1836 टाइम्स ज़्यादा होता है। 18 × 36, कुछ इस तरह से आप याद रख सकते हो। तो आंसर क्या बनेगा इसका? आज का आंसर बनेगा बी पार्ट, 1840:1। अप्रॉक्सीमेट इसको 1836 को 1840 लिख सकते हैं हम। अगले क्वेश्चन में कह रहे हैं इन थॉमसन एक्सपेरिमेंट फॉर डिटरमाइनिंग E/m ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रिक फील्ड E, मैग्नेटिक फील्ड B एंड इलेक्ट्रॉन वेलोसिटी V आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। इफ इलेक्ट्रॉन्स मूव अनडिफ्लेक्टेड देन V इज इक्वल टू, ठीक है, तो ये हमने पढ़ा था मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, और उसमें एक डिवाइस हमने पढ़ी थी जिसका नाम था वेलोसिटी सेलेक्टर। और वेलोसिटी सेलेक्टर में अगर चार्ज पार्टिकल अनडेविएटेड चला जाता था तो उस पर लगने वाला इलेक्ट्रिक फोर्स और उस पर लगने वाला मैग्नेटिक फोर्स, ये दोनों बराबर हो जाते थे, और चार्ज से चार्ज कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये जो वेलोसिटी की वैल्यू आती थी वो आती थी स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइडेड बाई स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, वेलोसिटी सेलेक्टर, अगर आपको याद हो तो।
इसका आंसर बनेगा ए पार्ट इसका आंसर बनेगा। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द कैथोड एंड एनोड इन ए कैथोड रे ट्यूब इज v, देन द स्पीड एक्वायर्ड बाय इलेक्ट्रॉन इज प्रोपोर्शनल टू। ठीक है, अगर पोटेंशियल डिफरेंस v है तो जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो ev हो जाएगी, और ये काइनेटिक एनर्जी ½ mv² के बराबर होगी। तो ये जो वेलोसिटी आएगी वो अंडर रूट ऑफ पोटेंशियल के प्रोपोर्शनल आ जाएगी। तो आपका जो आंसर बनेगा वो बनेगा बी पार्ट। अगले क्वेश्चन में कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन बीम में अनडिफ्लेक्टेड निकल जा रही है, तो उसकी स्पीड पूछ रहे हैं। तो अभी हमने फॉर्मूला बनाया था, स्पीड का फॉर्मूला होता है स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, वेलोसिटी सेलेक्टर। तो ये बनेगा 6.6 × 10⁶, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ है, और मैग्नेटिक फील्ड है 1.2 टेस्ला। तो जब आप इसको डिवाइड करोगे तो 10⁶ तो रहेगा ही रहेगा, और ये 5 पॉइंट समथिंग कुछ बनेगा, तो ये 5.5 × 10⁶ बन जाएगा। सो योर आंसर इज डी पार्ट। पॉजिटिव रेज आर, पॉजिटिव रेज किसकी होंगी? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स तो नहीं होंगी, पॉजिटिव आइंस की पॉजिटिव रेज हो सकती हैं, और इलेक्ट्रॉन्स की तो नहीं होंगी, इलेक्ट्रॉन्स तो नेगेटिवली चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन्स की भी नहीं होंगी। तो इसका आंसर क्या बन सकता है? आइंस, और पॉजिटिव आइंस की होंगी पॉजिटिव रेज। द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक चार्ज ऑफ प्रोटॉन टू दैट ऑफ एल्फा पार्टिकल। ठीक है, अब प्रोटॉन में जरा समझना है और एल्फा पार्टिकल में समझना। प्रोटॉन का मास अगर m है और चार्ज q है, तो एल्फा पार्टिकल का मास होता है 4m और चार्ज होता है 2q। क्यों? क्योंकि अल्फा पार्टिकल के अंदर 2 प्रोटॉन होते हैं और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। तो मास तो हो जाएगा 4m और चार्ज हो जाएगा 2q। तो इसका जो स्पेसिफिक चार्ज प्रोटॉन का आएगा वो q/m आ जाएगा, और अल्फा पार्टिकल का जो स्पेसिफिक चार्ज आएगा वो 2q/4m आ जाएगा। तो दोनों के स्पेसिफिक चार्ज का अगर हम रेशियो निकालें तो मुझे ऐसा लगता है ये 2 आ जाएगा, 2:1। सो योर आंसर इज डी पार्ट। कैथोड रेज कैन बी डिफ्लेक्टेड बाय, कैथोड रेज को कैसे डिफ्लेक्ट करें? कैथोड रेज मतलब इलेक्ट्रॉन्स की बीम, और इलेक्ट्रॉन्स की बीम को डिफ्लेक्ट करने के लिए आप इलेक्ट्रिक फील्ड भी यूज़ कर सकते हो, मैग्नेटिक फील्ड भी यूज़ कर सकते हो। मैग्नेटिक फील्ड से भी डिफ्लेक्ट हो सकती है कैथोड रेज, और इलेक्ट्रिक फील्ड से भी डिफ्लेक्ट हो सकती है। तो बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। कैथोड रेज इज, तो पता हमें बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होती है वो उसी को हम कैथोड रेज कहते हैं। तो क्या बनेगा आंसर? द बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड बाय कैथोड, ए पार्ट। प्रोटॉन का जो स्पेसिफिक चार्ज है वो है आपका 9.6 × 10⁷, और अल्फा पार्टिकल का स्पेसिफिक चार्ज आपसे पूछ रहे हैं। तो अभी हमने देखा था कि स्पेसिफिक चार्ज, ठीक है, स्पेसिफिक चार्ज अगर मैं अल्फा लिखूं, अल्फा ऑफ प्रोटॉन अपॉन अल्फा ऑफ, या कुछ और नाम रख लेते हैं, स्पेसिफिक चार्ज स्मॉल एस कर देता हूं मैं, स्पेसिफिक चार्ज ऑफ प्रोटॉन अपॉन स्पेसिफिक चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल। तो जब हमने प्रोटॉन का रखा था तो ये आ गया था q/m, और अल्फा पार्टिकल का आ गया था 2q/4m। तो इनका जो रेशियो आ गया था वो 2:1 आ गया था। तो प्रोटॉन का जो स्पेसिफिक चार्ज होता है वो अल्फा पार्टिकल से डबल होता है। तो अगर प्रोटॉन का आपका दिया 9.6 तो अल्फा पार्टिकल का हो जाएगा 4.8। सो योर आंसर इज बी पार्ट। द कैनाल रेज आर, ठीक है, तो अब ये जीके वाला पार्ट है, इसको डायरेक्ट याद ही कर लो आप। स्ट्रीम ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल की जो स्ट्रीम होती है उन्हीं को हम क्या कहते हैं? कैनाल रेज कहते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहे हैं कि कैथोड रेज आर मेड टू पास बिटवीन द पोल्स ऑफ एन मैग्नेट एज शोन। नॉर्थ पोल ऊपर है, साउथ पोल नीचे। इसका मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड जो होगा, इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो उसमें नीचे की तरफ होगा। ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ, मैग्नेट के बाहर। तो इफेक्ट क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड का? तो मैग्नेटिक फील्ड अगर हम वेलोसिटी के हिसाब से देखें तो वेलोसिटी चेंज तो कर सकता है डायरेक्शन चेंज करने से, लेकिन वेलोसिटी को बढ़ा दे या घटा दे तो वो नहीं हो पाएगा। मतलब स्पीड को बढ़ा दे घटा दे वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स परपेंडिकुलर लगता है मोशन के, तो कोई वर्क नहीं करता, काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं करता। तो जरा देखते हैं 16 का आंसर कौन सा बनने वाला है। टू डिफ्लेक्ट देम टुवर्ड्स द नॉर्थ पोल, टू डिफ्लेक्ट देम टुवर्ड्स द साउथ पोल, टू डिफ्लेक्ट देम आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द पेपर। हाँ, अब ये समझने वाली बात होगी कि डिफ्लेक्शन किधर होगा। ये नॉर्थ पोल था यहाँ पे, और यहाँ पे ये था साउथ पोल, यानी मैग्नेटिक फील्ड होगा ये नीचे की तरफ, और इलेक्ट्रॉन की बीम थी, इलेक्ट्रॉन को हमने इस तरह से इधर वेलोसिटी दे दी है v। तो देखते हैं जरा इस पर फोर्स कितना किधर लगेगा। तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो है आपका k कैप में,
सॉरी माइनस जे कैप में, और जो वेलोसिटी है वो है आई कैप में। तो जरा देखते हैं फोर्स कितना लगेगा। तो फोर्स का फॉर्मूला होता है Q टाइम्स V क्रॉस B। जिधर फोर्स लगेगा उधर ही ये डिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो V क्रॉस B अगर हम करेंगे तो V तो है आपका आई कैप, क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड जो है वो है माइनस जे कैप। तो आई माइनस अगर मैं बाहर लिखूंगा तो आई क्रॉस जे जो होता है वो K होता है, ये माइनस K कैप हो जाएगा। और चार्ज जो है वो माइनस E के बराबर होगा, तो उस पर जो फोर्स लगेगा वो प्लस K कैप डायरेक्शन में लगेगा फोर्स। प्लस K कैप का मतलब इस प्लेन के बाहर की तरफ आ जाएगा। ये जो इलेक्ट्रॉन है वो डिफ्लेक्ट होके इस स्क्रीन के प्लेन के बाहर की तरफ आएगा, अंदर की तरफ नहीं जाएगा। प्लस K कैप आया तो ये बाहर की तरफ आ जाएगा। तो इसका आंसर बनेगा डी पार्ट। अगले क्वेश्चन में एक मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट है। उसमें ऑयल ड्रॉप को हमने हवा में स्टेशनरी बना के रखा हुआ है, पोटेंशियल डिफरेंस 400 वोल्ट लगाया है। अब हमने एक ड्रॉप डबल रेडियस की ड्रॉप ली है, सेम चार्ज है और उसको भी होल्ड करके रखना है, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना लगाना पड़ेगा ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो पहले कंसेप्ट समझ लो क्या होता है कि कोई ड्रॉप अगर आपने हेल्ड करके रखी है तो उसमें नीचे लगने वाला जो फोर्स mg होगा वो ऊपर लगने वाले इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से बैलेंस होगा, और इलेक्ट्रिक फोर्स होता है Q इंटू ई। और इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो होगा पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन जितनी भी ये डिस्टेंस है बीच में, जितनी भी ये लेंथ है, पोटेंशियल ग्रेडियंट कह सकते हो आप इसको, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन वो भी जो भी लेंथ है। ठीक है, तो ये इक्वेशन बन जाएगी mg इज इक्वल टू Q टाइम्स डेल्टा V अपॉन L। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब ये कह रहे हैं कि अगर हमने रेडियस डबल कर दी, पहले ये 400 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस था, अब आप कह रहे हो रेडियस डबल करी, रेडियस डबल करी तो वॉल्यूम 8 गुना हो जाएगा, वॉल्यूम 8 गुना हो जाएगा, मास 8 गुना हो जाएगा, तो वेट 8 गुना हो जाएगा। वेट 8 गुना होने के का मतलब ये है कि mg अगर 8 गुना हो गया तो इधर भी 8 गुना होना पड़ेगा। अब ये कह रहे हैं कि चार्ज में कोई चेंज कर नहीं रहे हैं, सिर्फ पोटेंशियल डिफरेंस बदल रहे हैं, तो पोटेंशियल डिफरेंस आपको 8 गुना करना पड़ेगा। तो ये 3200 वोल्ट आपको लगाना पड़ेगा, सी पार्ट आंसर बन जाएगा 3200 वोल्ट। ठीक है, समझ में आई क्या हो गया। रेडियस अगर आपने डबल करी तो वॉल्यूम 8 गुना हो जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम जो होता है वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक, वॉल्यूम 8 गुना हो जाएगा तो मास 8 गुना हो जाएगा, तो इधर वेट 8 गुना हो जाएगा, तो ये वाला फोर्स भी 8 गुना करना पड़ेगा। चार्ज में हमें कोई चेंज करना नहीं है तो पोटेंशियल हमें 8 गुना करना पड़ेगा, तो 400 से वो 3200 वोल्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन भी उसी पे बेस्ड है। उसमें मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट में एक चार्ज ड्रॉप है, उसका मास दिया है और दोनों प्लेट्स के बीच की सेपरेशन भी दिया, पोटेंशियल भी दिया है, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछ रहे हैं ड्रॉप पे कितना होगा, मतलब चार्ज पूछ रहे हैं आपसे। तो मास दिया है, वही इक्वेशन लिखाएंगे, नीचे लगने वाला वेट mg और ऊपर लगने वाला Q टाइम्स डेल्टा V अपॉन L, Q E के बराबर हो जाएगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, पोटेंशियल ग्रेडियंट को ही हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। चलो सारी वैल्यू डालते हैं। मास कितना है 1.8 इंटू 10 की पावर -14, और G की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी 10, इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछ रहे हैं तो Q इज इक्वल टू n ही लिख देता हूँ मैं, n आपको फाइंड करना, और E की वैल्यू कितनी होगी तो वो हो जाएगी 1.6 इंटू 10⁻⁻19। पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, तो पोटेंशियल डिफरेंस है 2 किलो वोल्ट यानी 2000 वोल्ट, और सेपरेशन प्लेट्स के बीच में है 0.9 सेंटीमीटर। 0.9 को लिख सकते हो आप 0.9 इंटू 10⁻²। अब जरा देखते हैं क्या होने वाला है। पहले जीरो से ऐड करते हैं, तो -2 ऊपर जाएगा तो +2 हो जाएगा, +2 वो और 3 जीरो ही है तो कितना हो गया, ये +5 हो गया, +5 और -19 तो ये -14 बचा, और -14 और ये -14 आपस में कैंसिल आउट हो गया। ठीक, तो ये -2 भी चला गया यहाँ से, तो इधर आ गया आपका 18, और इधर n है, यहाँ कितना है, ये 1.6 है, और ये 2 है अपॉन 0.9 है, तो पॉइंट से पॉइंट भी गायब कर सकते हैं, और 9 को इधर ले आते हैं, तो 9 इंटू 18 अपॉन 16 इंटू 2 इज इक्वल टू n। तो देखते हैं जरा ये लगभग कितना होने वाला है। ठीक है, एग्जैक्ट तो नज़र नहीं आ रहा, ठीक है, तो थोड़ा सा ऊपर नीचे होगा। 18 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 16 2 32 होता है, तो लगभग 5.06 के आसपास आ रहा है, तो लगभग 5 इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज होगा उस पर। तो n की जो वैल्यू आ रही है वो 5 आ रही है। अब इलेक्ट्रॉन 5.06 तो नहीं हो सकते, या तो इलेक्ट्रॉन 5 होंगे या 6 होंगे, तो जो नियरेस्ट होगा वो हमने मार दिया, तो 5.06 है, 5.06, तो इसके सब नियरेस्ट क्या बनेगा 5, तो 5 इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे उस ऑयल ड्रॉप पे होंगे, 5 इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज उस ऑयल ड्रॉप पे होगा। An electron is accelerated through a potential difference of 100 volt. Its kinetic energy will be 100 वोल्ट से अगर
एसलेट कराया तो 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। सिंपल है, क्यू चार्ज को अगर डेल्टा वी से एसलेट कराते हैं तो काइनेटिक एनर्जी कितनी आ जाएगी, क्यू डेल्टा वी। तो अगर इलेक्ट्रॉन को हमने 100 वोल्ट से एसलेट कराया है तो जो एनर्जी आएगी वो 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगी। अब अगर इसको जूल में कन्वर्ट करना हो तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल होता है। ठीक, तो उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि आंसर आपका मैच कर गया है, सी पार्ट। Which of the following arrangement corresponding to decreasing order of specific charge? Which of the following arrangement corresponds to decreasing order of specific charge? Specific charge मतलब चार्ज अपॉन मास का रेशियो पूछ रहे हैं, किसका सबसे ज़्यादा होगा, फिर और कम, फिर और डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपको लिखना है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल। तो इन अगर मैं इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कहूँ क्यू, सिर्फ मैग्नीट्यूड सोच रहे हैं, तो प्रोटॉन पे भी चार्ज क्यू होगा और अल्फा पार्टिकल पे चार्ज कितना होगा, 2q होगा। अगर मास देखें तो अगर प्रोटॉन का मास अगर m है तो अल्फा पार्टिकल का मास 4m होगा, और इलेक्ट्रॉन का मास कितना होगा, तो प्रोटॉन के मास का 1836 टाइम्स होता है। तो अगर यहाँ पे स्पेसिफिक चार्ज निकालेंगे इलेक्ट्रॉन, ये है आपका इलेक्ट्रॉन, ये है आपका प्रोटॉन और ये है आपका अल्फा पार्टिकल। तो इलेक्ट्रॉन का अगर हम स्पेसिफिक चार्ज निकालेंगे तो q/m डिवाइडेड बाई 1836, तो 1836 ऊपर आ जाएगा। प्रोटॉन का निकालोगे तो q/m आ जाएगा, और अल्फा पार्टिकल का निकालोगे तो 2q/4m मतलब q/2m आ जाएगा। अब यहाँ से एकदम पता लग रहा है कि इलेक्ट्रॉन का जो स्पेसिफिक चार्ज है वो बहुत बहुत ज़्यादा है प्रोटॉन से, और प्रोटॉन का जो स्पेसिफिक चार्ज है वो अल्फा पार्टिकल से डबल है। तो सबसे ज़्यादा आया इलेक्ट्रॉन का स्पेसिफिक चार्ज, फिर प्रोटॉन का और फिर अल्फा पार्टिकल का। सो योर आंसर इज ए पार्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? कैथोड रेज के पास मोमेंटम होता है, एनर्जी होता है। कैथोड रेज पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं। कैथोड रेज ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन। द नेचर ऑफ कैथोड रेज इज सेम फॉर ऑल गैसेज। तो ये बी पार्ट इसका ऑप्शन गलत है, ये तो होता ही नहीं। कैथोड रेज तो इलेक्ट्रॉन्स की बीम होती हैं, तो पॉजिटिवली चार्ज कैसे हो जाएंगी वो? कैथोड रेज जो होती हैं वो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती हैं, उनके पास मोमेंटम होगा, एनर्जी होगा, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेंगी, शेडो बनाएंगी, और सभी गैसेज में के लिए वो कैथोड रेज का नेचर यूनिफॉर्म होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो यूनिवर्सल होते हैं, वो सभी तरह के इलेक्ट्रॉन एक ही जैसे होते हैं। ठीक है, तो वो सब ठीक है, बट पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स नहीं है, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं, इसलिए गलत आंसर बनेगा बी पार्ट। प्लांक्स वर्क वॉज कनेक्टेड विद, ठीक, क्वांटम नेचर ऑफ रेडिएशन, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और वेव नेचर ऑफ मैटर। तो इसको ढंग से समझना है कि जो मैक्स प्लांक ने के लाइफ में जो टोटल वर्क उन्होंने किया, जो टोटल काम किया उन्होंने, वो बेसिकली क्वांटम नेचर ऑफ रेडिएशन पे काम किया है। ठीक है, वेव नेचर ऑफ मैटर पे नहीं, वो पहले से क्लियर है, वो डी ब्रॉय वगैरह उन सब ने किया था। ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है वो लिनार्ड ने एक्सपेरिमेंट डिस्कवर किया था, लिनार्ड ने, और आइंस्टाइन ने उसका एक्सप्लेनेशन दिया था। स्ट्रक्चर ऑफ एटम, बोहर वगैरह उन सब का। तो मैक्स प्लांक का जो काम है वो बेसिकली क्वांटम मैकेनिक्स से रिलेटेड है। सो इट इज़ क्वांटम नेचर ऑफ रेडिएशन, और प्लांक्स कांस्टेंट भी वहीं से आया है। ठीक है, E = h न्यू, कि रेडिएशन जो है वो क्वांटा की फॉर्मेट में है, पैकेट की फॉर्मेट में, नाम उसका फोटोन रख सकते हैं, और एक फोटोन की जो एनर्जी होती है वो E = h न्यू होती है, और h जो है वो प्लांक्स कांस्टेंट है। सो योर आंसर विल बी डी पार्ट। ए फोटो सेंसिटिव सरफेस इज रिसीविंग लाइट ऑफ वेवलेंथ, वेवलेंथ आपको दी है, और किस रेट से एनर्जी मिल रही है वो पता है आपको, 10⁻⁷ जूल पर सेकेंड। तो कितने फोटोन्स आ रहे होंगे पर सेकेंड? तो एक सेकेंड की हम कहानी लिखते हैं, तो एक सेकेंड में जो एनर्जी आ रही है टोटल, वो आपकी एनर्जी आ रही है टोटल 10⁻⁷ जूल। ठीक, और एक फोटोन के पास जो एनर्जी होती है वो होती है hc/λ, और अगर एक सेकेंड में n फोटोन्स आ रहे हैं तो इंटू n करेंगे तो ये टोटल एनर्जी के बराबर हो जाना चाहिए। तो टोटल एनर्जी है आपके पास 10⁻⁷, नंबर ऑफ फोटोन्स पर सेकेंड आपको निकालना ही है। h की वैल्यू आप यहाँ डालो, c की वैल्यू डालो, वेवलेंथ की वैल्यू डालो, सारी वैल्यू डालो आप यहाँ पे, और आपको यहाँ पे थोड़ी सी कैलकुलेशन करने के बाद नंबर ऑफ फोटोन्स पर सेकंड कितने एमिट हो रहे होंगे वहाँ से वो आपको मिल जाएगा। द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज द इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द सर्फेस ऑफ मेटल। कब? जब हम उसको गर्म करें? नहीं, जब गर्म करेंगे तो वो थर्मोआयनिक एमिशन है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स ऑफ सुटेबल वेलोसिटी स्ट्राइक इट, इलेक्ट्रॉन्स स्ट्राइक नहीं करेंगे, रेडिएशन स्ट्राइक करेगा। फोटॉन्स स्ट्राइक करेंगे तब जो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे तो उसका नाम होगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और एक सुटेबल वेवलेंथ होनी चाहिए। ठीक है,
और कम से ज़्यादा कितनी वेवलेंथ होनी चाहिए, तो वो है, उसका नाम होता है थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। उससे कम कोई भी वेवलेंथ होगी तो चलेगा, बट थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से अगर ज़्यादा वेवलेंथ हो जाएगी तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा। और जब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड में मेटल को रख के जब हम इलेक्ट्रॉन्स एमिट करेंगे तो उसका नाम होगा फील्ड एमिशन। ठीक है, उसका नाम क्या होगा? फील्ड एमिशन। Photoelectric effect can be explained only by assuming that electromagnetic radiation is a transverse wave, is a longitudinal wave। वेव का खेल नहीं है, वो सिर्फ था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो रेडिएशन होता है वो क्या होना चाहिए, वो पार्टिकल नेचर का होना चाहिए। तो देखते हैं बचे हुए इसके दो ऑप्शन क्या हैं। तो इसके जो बचे हुए दो ऑप्शन है उसमें सी ऑप्शन है कैन बी पोलराइज और डी ऑप्शन है कंसिस्ट ऑफ क्वांटा। तो आपका आंसर क्या बनेगा? डी पार्ट। डी पार्ट इसका आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, उसमें कह रहे हैं कि 5% ऑफ द एनर्जी सप्लाई टू द बल्ब इज रेडिएटेड एज विजिबल लाइट। मतलब कोई बल्ब है और उसमें जितनी आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई कर रहे हो उसका सिर्फ 5% ही लाइट में कन्वर्ट हो रहा है, बाकी सारा हीट में कन्वर्ट हो जा रहा होगा। ठीक, और 100 वाट का बल्ब है, तो नंबर ऑफ फोटॉन्स पूछ रहे हैं, इस वेवलेंथ के कितने होंगे। ठीक है, इसी वेवलेंथ की हम सारी लाइट मान लेते हैं। तो बल्ब जो है वो 100 वाट का, यानी 100 जूल पर सेकेंड, उसका सिर्फ 5% जो है वो लाइट में आ रहा है, यानी लाइट जो प्रोड्यूस हो रही होगी वो सिर्फ 5 जूल पर सेकंड प्रोड्यूस हो रही होगी। एक सेकंड में सिर्फ 5 जूल जो है वो लाइट प्रोड्यूस हो रही होगी। तो हम एक सेकंड की बात करते हैं। एक फोटोन की जो एनर्जी होगी वो होगी hc/λ, और अगर एक सेकंड में n फोटॉन्स प्रोड्यूस हो रहे हैं तो टोटल एनर्जी हो जाएगी n टाइम्स hc/λ, और ये है 5 जूल के बराबर। तो इसमें अब आपको सारी वैल्यू डालनी है, जैसे पहले भी एक क्वेश्चन आया था वैसे ये इसमें सारी वैल्यू डालनी है, और नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड आपको यहां से मिल जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ द क्वांटम नेचर ऑफ लाइट। क्वांटम नेचर का कौन सा कॉन्सिक्वेंस नहीं है, ठीक, एक करके समझते हैं। देयर इज ए मिनिमम फ्रिक्वेंसी ऑफ लाइट बिलो विच नो फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड। बिल्कुल ठीक है, क्वांटम नेचर का ही है, क्योंकि एक फोटोन के पास जो एनर्जी होती है वो hc/λ होती है, h न्यू होती है अगर फ्रिक्वेंसी की बात करें। और फ्रिक्वेंसी अगर एक लिमिट से कम है, कितनी कम है, इतनी कम हो जाए फ्रिक्वेंसी कि उसका नेट एनर्जी वर्क फंक्शन से कम हो जाए, तो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन नहीं होगा। तो ये क्वांटम नेचर को ही रिप्रेजेंट करता है, वेव नेचर को रिप्रेजेंट नहीं करता। क्यों? क्योंकि वेव नेचर में तो जो एनर्जी होती है वो वॉल्यूम में होती है, और अगर मान लिया कम फ्रीक्वेंसी की वेव है तो कुछ ज़्यादा देर तक हम वेव डालते रहेंगे तो इतना वॉल्यूम एक्यूमुलेट हो जाएगा वेव का, इलेक्ट्रॉन इतना वॉल्यूम एब्जॉर्ब कर लेगा कि उसकी एनर्जी वर्क फंक्शन से ज़्यादा हो जाएगी तो बाहर आ जाएगा। वेव नेचर ये कहता है कि वेव की फ्रीक्वेंसी चाहे कम हो या ज़्यादा हो, अगर वेव की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी तो कम टाइम लगेगा इलेक्ट्रॉन को निकलने में, और अगर वेव की फ्रीक्वेंसी कम होगी तो ज़्यादा देर तक इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करता रहेगा और फिर इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा। यानी वेव नेचर से अगर हम एक्सप्लेन करें तो फ्रीक्वेंसी की डिपेंडेंसी नहीं होगी। फ्रीक्वेंसी कुछ भी हो वेव की, इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा ही आएगा। जल्दी आ सकता है कि थोड़ा टाइम लेके आ सकता है, ये डिपेंड कर सकता है फ्रीक्वेंसी पे, लेकिन आएगा ही आएगा। जबकि पार्टिकल नेचर में सिचुएशन ये है कि या तो इलेक्ट्रॉन आएगा या नहीं आएगा। तो सर्टेन फ्रीक्वेंसी से अगर कम होगी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम होगी अगर फ्रीक्वेंसी, तो इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा, चाहे आप कितनी देर तक ही क्यों ना उस पर लाइट गिराते रहो। ठीक है, तो मिनिमम फ्रीक्वेंसी वाला जो कंसेप्ट है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वाला जो कंसेप्ट है, वो क्वांटम नेचर को रिप्रेजेंट करता है, वेव नेचर ऑफ लाइट को रिप्रेजेंट नहीं करता है। ठीक, दूसरी बात, जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रही है, इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं कर रही, ये भी क्वांटम नेचर पर रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, जबकि वेव नेचर के हिसाब से अगर इंटेंसिटी ज़्यादा हो तो ज़्यादा एनर्जी आएगी, और ज़्यादा एनर्जी आएगी तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी से बाहर निकलेंगे। अगर लो इंटेंसिटी की लाइट डालेंगे तो कम एनर्जी आएगी तो इलेक्ट्रॉन कम एनर्जी से बाहर निकलेंगे। तो इंटेंसिटी पर जो डिपेंडेंसी अगर आती तो वो वेव नेचर को रिप्रेजेंट करती है। यहाँ पर पार्टिकल नेचर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इंटेंसिटी से उसका कोई कनेक्शन नहीं है। कितनी होती है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी? तो वो होती है, एक फोटोन के पास कितनी एनर्जी होगी माइनस वर्क फंक्शन। कितने फोटॉन्स गिर रहे हैं उससे कोई लेना देना नहीं है। तो बी पार्ट भी जो है वो क्वांटम नेचर को ही रिप्रेजेंट करता है। सी पार्ट पढ़ते हैं, इवन व्हेन द मेटल सरफेस इज फेंटली इल्यूमिनेटेड द फोटो इलेक्ट्रॉन्स लीव द सरफेस इमीडिएटली। ये भी क्वांटम नेचर को रिप्रेजेंट करता है, चाहे फेंटली इल्यूमिनेटेड हो या बहुत स्ट्रांगली इल्यूमिनेटेड हो। स्ट्रांग इल्यूमिनेशन होगा तो बहुत सारे फोटॉन्स होंगे तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, और फेंट इल्यूमिनेशन होगा बहुत थोड़े से फोटॉन्स होंगे बहुत थोड़े से इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, लेकिन निकलेंगे इंस्टेंटेनियसली। ठीक है, निकलेंगे क्या? इंस्टेंटेनियसली। तो ये भी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? क्वांटम नेचर को रिप्रेजेंट कर रहा है। डी पार्ट में कह रहे हैं इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इज क्वांटाइज। तो ये तो यूनिवर्सल प्रॉपर्टी है
फोटो इलेक्ट्रॉन कह देने से कोई नई तरह के इलेक्ट्रॉन्स नहीं हो गई है। फोटो इलेक्ट्रॉन्स मतलब नॉर्मल जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वही इलेक्ट्रॉन्स, बट उनका नाम फोटो इलेक्ट्रॉन्स है। तो उनका चार्ज क्वांटाइज होता है नहीं होता, तो उसका कोई कनेक्शन नहीं है उससे। इलेक्ट्रॉन का चार्ज एक फिक्स है, वही चार्ज होता है। तो इसका आंसर बनेगा डी पार्ट। इट हैज़ नथिंग टू डू विद द क्वांटम नेचर ऑफ लाइट एज वेल एज वेव नेचर ऑफ लाइट, दोनों से किसी से कोई कनेक्शन नहीं है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, द एनर्जी ऑफ फोटोन कॉरस्पॉन्डिंग टू द विजिबल लाइट ऑफ मैक्सिमम वेवलेंथ इज अप्रोक्सीमेटली। अब विजिबल लाइट की मैक्सिमम वेवलेंथ, ठीक है, अब आराम समझना। विजिबल लाइट की जो मैक्सिमम वेवलेंथ होती है वो रेड कलर की होती है, ठीक है, और हम उसको 7000 अप्रोक्सीमेट मानूं मैं तो 7000 एंगस्ट्रॉम कह देता हूं मैं इसको। और उसकी पूछ रहे हैं उसकी एनर्जी कितनी होगी, कितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी होगी। तो एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एच सी बाई लैम्डा, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना है तो एच सी की वैल्यू आप डायरेक्ट याद कर सकते हो, हम इसको ना यूज़ करें तो। एच सी की वैल्यू होती है 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू एंगस्ट्रॉम, और विजिबल की मैक्सिमम मैंने अप्रॉक्सीमेट 7000 मान ली है, तो मुझे एक आइडिया मिल जाएगा। तो ये कैंसिल आउट हो गए, 2 0 और 1 0 यहाँ कैंसिल आउट हुआ, तो 7 से जब कैंसिल करेंगे तो पूरा 2 भी नहीं आएगा, पूरा 2 भी नहीं बनेगा, 1 पॉइंट समथिंग बनेगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या बनेगा, बी पार्ट, 1.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आइंस्टीन की जो फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है कि काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो एच न्यू माइनस वर्क फंक्शन फाई के बराबर होगी। तो ये जो ई के है ये हमें पता है ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होती है, ना मीन होती है ना एवरेज होती है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स, सी पार्ट। It is necessary to consider light as a stream of photons to explain photoelectric effect, refraction, polarization, diffraction। तो रिफ्रैक्शन तो पार्टिकल ऑफ वेव नेचर दोनों से एक्सप्लेन हो जाता है, रिफ्लेक्शन भी पार्टिकल ऑफ वेव नेचर दोनों से एक्सप्लेन हो जाता है, लेकिन पोलराइजेशन, डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस ये सिर्फ वेव नेचर से एक्सप्लेन होता है, और जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है वो सिर्फ पार्टिकल नेचर से एक्सप्लेन होता है, ठीक है, स्ट्रीम ऑफ फोटॉन्स। लेकिन अगर इस थोड़ा सा हम ढंग से समझें तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में पार्टिकल नेचर तो हम ले रहे हैं, लेकिन फोटोन की एनर्जी के लिए जो फॉर्मूला लिख रहे हैं वो एच न्यू लिख रहे हैं। अब न्यू क्या चीज़ है, तो न्यू उस वेव की फ्रिक्वेंसी है। तो अगर आप बहुत डिटेल में समझोगे तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट सिर्फ पार्टिकल नेचर को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, उस पार्टिकल की जो फ्रिक्वेंसी है वो वेव की उस पार्टिकल की जो एनर्जी है वो उसके करस्पॉन्डिंग जो वेव है उसकी फ्रिक्वेंसी से आई है। तो एनर्जी का रिलेशन हमारा वहाँ से कनेक्ट हो रहा है, ठीक है। लेकिन फिर भी हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में किसको मानते हैं डोमिनेंट, पार्टिकल नेचर को। मैक्सिमम एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिलीज इन ए फोटो सेल इज इंडिपेंडेंट ऑफ मैक्सिमम एनर्जी। तो मैक्सिमम एनर्जी मतलब मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, तो उसका जो फॉर्मूला होता है वो किस पे डिपेंड करता है, इंसिडेंट जो लाइट आ रही है उसकी फ्रीक्वेंसी पे और वर्क फंक्शन पे, बस इन दो चीज़ों पे डिपेंड करता है, इंटेंसिटी से कोई लेना देना नहीं है। नेचर ऑफ एमिटिंग सरफेस, नेचर ऑफ एमिटिंग सरफेस का मतलब हो गया वर्क फंक्शन। तो इंडिपेंडेंट पूछ रहे हैं, इंडिपेंडेंट किससे होगा, तो इंडिपेंडेंट होगा इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट से, ठीक है। फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रहा है वर्क फंक्शन किसकी प्रॉपर्टी होगी, उस मेटल सरफेस के की प्रॉपर्टी होगी वर्क फंक्शन। इन ऑर्डर टू इंक्रीज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स देयर शुड बी एन इंक्रीज इन, काइनेटिक एनर्जी आपको बढ़ानी है इजेक्टेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स की, ठीक है। तो किसको बढ़ाना पड़ेगा, आपको फ्रीक्वेंसी को बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि अभी हमने रिलेशन लिखा कि जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होती है वो क्या होती है, वो होती है एच न्यू माइनस फाई। तो अगर आप फ्रीक्वेंसी को बढ़ाओगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। अगर वेवलेंथ के टर्म्स में पूछा होता तो यही रिलेशन बन जाता एच सी बाई लैम्डा माइनस फाई। तो वेवलेंथ को जब कम करोगे तब एनर्जी बढ़ेगी तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, ठीक है। तो इंक्रीज पूछ रहे हैं तो इंक्रीज तो फ्रीक्वेंसी का होगा। अगले क्वेश्चन में वर्क फंक्शन आपको दिया है 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और पूछ रहे हैं कि अगर हमें फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन करवाना है ऑफ जीरो वेलोसिटी, जीरो वेलोसिटी का मतलब सिर्फ इतनी एनर्जी देनी है कि बस इलेक्ट्रॉन सरफेस के जस्ट बाहर आ जाएं, उनके पास कोई एप्रिशिएबल काइनेटिक एनर्जी ना हो। तो वेवलेंथ कितनी होनी चाहिए, तो वेवलेंथ थ्रेशोल्ड वेवलेंथ के तो बराबर होनी चाहिए। तो रिलेशन ये होता है एच सी बाई लैम्डा नॉट, ये जो एनर्जी है ये कम से कम वर्क फंक्शन के बराबर तो आपकी होनी चाहिए, ठीक। तो लैम्डा नॉट अगर निकालेंगे तो ये आ जाएगा एच सी बाई फाई, और थोड़ा अप्रॉक्सीमेट वैल्यू डालेंगे। एच सी के जो प्रोडक्ट होता है वो होता है 12400, और यूनिट होती है इसकी इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू एंगस्ट्रॉम।
अपॉन जो वर्क फंक्शन दिया है वो 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट से इलेक्ट्रॉन वोल्ट कैंसिल आउट हो जाएगा और 4 से डिवाइड करेंगे तो 3100 एंगस्ट्रॉम। ठीक, ये होगी थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होने के लिए वेवलेंथ इसके बराबर हो या इससे कम हो, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, इससे कम हो। तो आंसर बनेगा इसका सी पार्ट। अगला क्वेश्चन करते हैं, ए फोटोन ऑफ फ्रीक्वेंसी न्यू इज इंसिडेंट ऑन ए मेटल सरफेस हुज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज न्यू नॉट, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? तो बहुत ही सिंपल है, कई बार लिख चुके हैं ये फॉर्मूला। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? तो फोटोन के पास एनर्जी है एच न्यू और वर्क फंक्शन जो होगा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में क्या होगा? एच न्यू नॉट। तो ये होगी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, ए पार्ट। Light of frequency 1.5 times the threshold frequency is incident on a photosensitive material. If the frequency is halved and the intensity is double, photoelectric current becomes. देखो अभी जो फ्रीक्वेंसी है वो 1.5 यानी 3/2 टाइम्स है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की। अब कह रहे हैं अब हम फ्रीक्वेंसी आधी कर दे रहे हैं, तो अब नई फ्रीक्वेंसी जो है उसकी आधी कर दोगे तो 3/4 टाइम्स हो जाएगा न्यू नॉट। अब ये तो न्यू नॉट से कम हो गई, ये तो लेस देन न्यू नॉट हो गई, और लेस देन न्यू नॉट हो गई तो इंटेंसिटी अब आप कितनी मर्जी बढ़ा लो, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन होगा ही नहीं, फोटो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे नहीं, तो फोटो करंट क्या हो जाएगी? जीरो, डी पार्ट। द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ ऑफ ए फोटो सेंसिटिव सरफेस इज 6000 एंगस्ट्रॉम एंड द वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट इज 5000 एंगस्ट्रॉम। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ 6000 है और जो इंसिडेंट लाइट है उसकी 5000 है, तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी पूछ रहे हैं कितनी होगी। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला अगर हम लिखें के मैक्स, तो एनर्जी कितनी आएगी? एनर्जी आएगी एच सी वाई लैम्डा, लैम्डा है 5000 एंगस्ट्रॉम, माइनस वर्क फंक्शन होगा एच सी वाई लैम्डा नॉट, और लैम्डा नॉट कितना है? 6000 एंगस्ट्रॉम। तो एच सी की वैल्यू डाल देते हैं 12400। ये जो वैल्यू उन्होंने दी है इसको हम यूज़ नहीं करते हैं, हमारे पास एक सिंपल रिजल्ट है। एच सी का जो प्रोडक्ट होता है वो 12400 होता है अपॉन 5000 माइनस 12400 अपॉन 6000। तो आप दोनों को डिवाइड करो, 3 जीरो से ये 3 जीरो एक पॉइंट आ जाएगा, ऐसे 3 जीरो से ये 2 जीरो कट गया एक पॉइंट आ जाएगा। 5 से डिवाइड करें तो कितना आ जाएगा? 5 2 जा 10, 2.48 माइनस 6 से डिवाइड करेंगे तो 2.06 कुछ ऐसा बनेगा। जब इसको माइनस करेंगे तो 0.42 या 41 के आसपास जो है वो मिलेगा आंसर आपको। तो आपका आंसर बनेगा बी पार्ट। अगला बहुत ही आसान है, एनर्जी ऑफ फोटोन पूछ रहे हैं, वेवलेंथ लैम्डा है तो एच सी वाई लैम्डा होगी, खत्म। Photoelectric effect is the phenomena in which photons came out of metal when it is hit by beam of electron under electric field. Electrons came out of metal with constant velocity which depends on the frequency and intensity। सब कुछ गलत हो रहा है, इसमें आंसर जो बनेगा वो बनेगा आपका डी पार्ट, कि इलेक्ट्रॉन्स बाहर आएंगे came out of metal with different velocities not greater than a certain value which depends only on the frequency not on the intensity। और वो मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी होगी, मतलब मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, तो वो सिर्फ फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगी और मेटल सरफेस के वर्क फंक्शन पे डिपेंड करेगी। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, तो यहाँ से मैक्सिमम वेलोसिटी भी बता सकते हो आप, ठीक है। तो आंसर क्या बनेगा इसका? डी पार्ट, बाकी सब गलत है। द फोटो इलेक्ट्रिक वर्क फंक्शन ऑफ मेटल इज 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, लाइट ऑफ वेवलेंथ 3000 एंगस्ट्रॉम फॉल्स ऑन इट, द फोटो इलेक्ट्रॉन्स विल कम आउट विद अप्रोक्सीमेट मैक्सिमम स्पीड पूछ रहे हैं कितनी होगी, ठीक है। तो जरा देखिए मैक्सिमम स्पीड निकालते हैं, तो पहले निकालेंगे हम मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी एच सी बाई लैम्डा माइनस वर्क फंक्शन 5, 12400 अपॉन लैम्डा कितना है 3000 एंगस्ट्रॉम माइनस वर्क फंक्शन 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 2 1 2 और ये यहाँ से ये 0 पॉइंट लग जाएगा, तो 4.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस 1, तो ये लगभग 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया। अब यहाँ से वेलोसिटी कैसे निकालेंगे वो समझने वाली बात है। तो हाफ मास कितना होता है इलेक्ट्रॉन का 9.1 इंटू 10⁻³ इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर, ठीक ढंग से देखते जाना। ये काइनेटिक एनर्जी होगी और ये है 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो यानी 3.1 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁹। तो यहाँ से आपको मिलेगा v का स्क्वायर,
ठीक है, वी स्क्वायर मिलेगा और वी स्क्वायर का अंडर रूट लेके फिर आपको वी मिल जाएगा। और बहुत ज़्यादा एग्जैक्ट कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आंसर्स बहुत दूर दूर हैं, एक 10 है, एक 100 है, एक 10,000 है और एक मिलियन है। ठीक है, तो जहाँ तक मुझे आइडिया लग रहा है 10 की पावर से ही अगर हम समझ लें ये 19 पावर है और यहाँ 31 पावर है, एक 10 इसको भी मान लें तो 30 पावर हो जाएगी, तो इधर आएगा तो ये प्लस 30 हो जाएगी, तो 11 पावर के आसपास आएगा। अंडर रूट चढ़ाएंगे तो 6, मुझे लगता है बिना कुछ कैलकुलेट करे आंसर डी पार्ट बनेगा, क्योंकि पावर से इतनी ज़्यादा ही बच रही है तो और किसी से कोई मैच हो नहीं रहा है, तो डी पार्ट आपको आंसर मैच कर जाएगा, सिर्फ पावर्स चेक करके ही हो जा रहा है आंसर। वर्क फंक्शन दिया 5.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और 2000 एंगस्ट्रॉम के फोटॉन्स गिर रहे हैं उस पर, और पोटेंशियल डिफरेंस पूछ रहे हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल पूछ रहे हैं बेसिकली आपसे। ठीक है, तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला जो होता है जिसको हम EVS के बराबर लिखते हैं, और वो होता है आपका hc/λ-5। तो EVS से VS पता लग जाएगा, E इंटू VS इज इक्वल टू hc/λ कितना होगा 12400/2000 माइनस वर्क फंक्शन कितना है 5.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये 3 जीरो खत्म होंगे, यहाँ पॉइंट लगेगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो 6.2 माइनस 5.01, तो ये आपका आ जाएगा 1.19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अगर मैंने सब कुछ ठीक किया है तो। और इसको रुकने के लिए कितना वोल्ट चाहिए, तो EVS जो है वो 1.19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो जाएगा, तो जो स्टॉपिंग पोटेंशियल आ रहा है वो आपका 1.19 वोल्ट आ रहा है, तो इसको अप्रॉक्सीमेटली आप 1.2 वोल्ट लिख सकते हो। सो योर स्टॉपिंग पोटेंशियल विल बी ए पार्ट। सिंपल मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी या स्टॉपिंग पोटेंशियल की इक्वेशन बनाई है हमने इसमें। फोटोन की एनर्जी दी है और वर्क फंक्शन दिया है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी पूछ रहे हैं, तो बहुत ही सिंपल है, एनर्जी में से वर्क फंक्शन माइनस कर दो तो 1.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आंसर आ जाएगा।